देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप ऊपरी सतही तौर पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह कांग्रेस बढ़त में है। लेकिन लोग कह रहे थे कि इधर लाडली बहना शुरू हुई और इधर वृद्धावस्था पेंशन में 2 महीने से पैसा नहीं आ रहा। इसे डर कह लें या एक्स्ट्रा सावधानी बोल लें, ज़्यादा बेहतर होगा। हर स्टेट जीतना, और जीतने के लिए अच्छे कैंडिडेट चाहिए, और ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो अपनी सीट से आजू बाजू भी प्रभाव छोड़ सके। तो उसी योजना के तहत मेरा मानना है कि बीजेपी ने सांसदों को और मंत्रियों को चुनाव लड़ाया है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रभाव बसपा का है और थोड़ा आम आदमी पार्टी का भी है। वो दोनों के लिए खतरा है, क्योंकि एक बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है, एक कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। तो कुछ प्रत्याशियों का इतना कनेक्ट है अपने मतदाताओं से कि वो उनको छोड़ के जाते ही नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा आ जाए। क्या लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कहा जा सकता है कि तुम भी चुनाव लड़ लो? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ये अखबार याद होगा आपको, दैनिक भास्कर। देश के वो चंद अखबार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है, जो सिस्टम को सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं। भास्कर अखबार याद होगा आपको, कोरोना काल से अब तक अपनी रिपोर्टिंग के लिए बहुत खास मुकाम हासिल करता आया है। मध्य प्रदेश आया था तो मुझे लगा कि भास्कर अखबार के दफ्तर में जरूर चलना चाहिए। तो आज मैं भास्कर अखबार के जबलपुर के दफ्तर में हूँ, और मैं आज आपकी एक बहुत शानदार पत्रकार, जिनका मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा नाम है, जिन लगभग 35 साल से ज़्यादा टाइम से वो पत्रकारिता में हैं और एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उनके पास राजनीतिक समझ है, उनके पास वैचारिक सोच है, और एक ऐसी शुरुआत करने का मन है उनका जो समाज में चेतना भी विकसित करे। इसलिए भास्कर के स्थानीय संपादक की जिम्मेदारी मनीष जी को दे रखी है। तो मेरे साथ है मनीष जी। मनीष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत सुंदर सा दफ्तर, जबलपुर सुंदर, और सुंदर सा आपका दफ्तर। धन्यवाद। हम लोग घूमने आए तो लगा कि आपके दफ्तर भी चलना चाहिए और आपसे बात करना चाहिए। मनीष जी, रीवा से आया था मैं, गुस्सा रीवा में रहा 2 दिन, फिर जबलपुर आया, बीच में मेहर एक सीट है वहाँ गया, कल गया था तो कल ही विधायक जी ने इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी के विधायक ने। टोटल परिदृश्य क्या दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप ऊपरी सतही तौर पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह कांग्रेस बढ़त में है। लेकिन चूंकि पिछला जो चुनाव था 2018 का, उसमें कांग्रेस ने बाजी भी मारी थी, तो देखने में ये जो लग रहा है, इस पे ऐसा लगता है कि ये सही भी है। पर जब हम बहुत भीतर तक जाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इतना आसान मुकाबला नहीं है। ये मुकाबला बहुत कठिन है, और इतना कठिन है कि मुकाबले के पीछे प्रत्याशी को इस बार अपनी जान चढ़ानी पड़ेगी, और इतनी मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि इतने सारे कारक हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से ऊपर होने के लिए काम करेंगे। तो आपको हर जगह जूझना है। तो मेन जो बात है कि ऊपर से अभी दिखता है कि कांग्रेस हर जगह हावी है, लेकिन बीजेपी का जो कोर वोटर है, बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं, और ख़ासतर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो लगातार यहाँ अभी काम किए हैं, और अपना जो जिस तरीके से उनने लाडली बहना योजना और इस तरह की योजनाओं पर अमल किया है, तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम पड़ रहे हैं। तो उससे कब किसके पक्ष में पड़ना भारी होगा, ये कहना आज संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम लोग जब जा रहे थे तो लोगों ने ये कहा कि ये लाइन लगा दी गई, बाद के 6 महीनों में मुख्यमंत्री ने झड़ी लगा दी, एक के बाद एक योजना, एक के बाद योजना। लेकिन लोग कह रहे थे कि इधर लाडली बहना शुरू हुई और इधर वृद्धावस्था पेंशन में 2 महीने से पैसा नहीं आ रहा, और ये चुनाव से पहले ही क्यों याद आया? ये बातें भी बहुत हो रही हैं। ये बात सही है कि चुनाव से पहले क्यों याद आया, लेकिन चुनाव से काफ़ी पहले याद आ गया था। तो इसलिए मध्य प्रदेश में ये चर्चा नहीं है, क्योंकि जो हितग्राही है उसको तो हित से मतलब है, तो वो अपना बढ़िया हित लेकर के अपना शांति में है। और ये बात मेरे हिसाब से तो सही नहीं है कि पेंशन का पैसा नहीं आया। कुछ उसमें बीच में टेक्निकली कुछ इश्यूज थे, लेकिन बाद में वो सॉल्व हो गए थे, और हमारे पास ऐसी कोई खबरें नहीं है कि ये लाडली बहना के पैसों के पीछे दूसरी योजना शामिल हो। अगर इतना ज़्यादा बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि मुख्यमंत्री की ये योजनाएं काम आ जाएंगी, तो फिर कारण क्या है कि चौथी बार सूची में उनका नाम आया? अभी तक मुख्यमंत्री वो होंगे, ये
फैसला नहीं किया बीजेपी ने। और शुरू में तो ये माना जा रहा था कि मोदी जी के मुकाबले में शिवराज सिंह आ गए थे, इसलिए मोदी जी ने उनको किनारा कर दिया। ऐसी बड़ी चर्चा, पॉलिटिकल चर्चा थी। देखिए, ये चर्चाएं हैं और मसाले के साथ ये चर्चा अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप जब इसकी तह में जाएंगे, इसके भीतर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि शिवराज जी का एक अपना अलग कद है। मोदी जी अपनी जगह है, शिवराज जी अपनी जगह है। और दूसरी बात ये है कि उनका नाम चौथी लिस्ट में आया, तो आप देखिए पहली लिस्ट कौन सी आई, हारने वालों की लिस्टें आई, तो हारने वालों की लिस्ट में उनका नाम कैसे आ जाता। हाँ, ये एक मतलब प्रैक्टिकल बात है। ये मैं ऐसा सोचता हूँ, हाँ, मेरा पर्सनल व्यू है ये। मतलब इसको आप ये मान के चलें कि मैं ऐसा सोचता हूँ, जब हारने वालों की लिस्ट जारी हो रही है तो कैसे उनका नाम आ जाएगा। हाँ, 2 लिस्ट तो पूरी तरह से हारी हुई सीटों की थी। फिर तीसरी लिस्ट में एक नाम आया मोनिका भट्टी का, क्योंकि उसको शामिल किया था, उसको वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया छिंदवाड़ा से। और जो चौथी लिस्ट आई तो उसमें सब जीते हुए विधायक थे 67, तो उनका नाम भी आ गया। तो ऐसी कोई अच्छा, ऐसा क्या डर था बीजेपी को कि अपने 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, इन सबको चुनाव में उतारना पड़ा? इसे डर कह लें या एक्स्ट्रा सावधानी बोल लें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या है कि आप अगर देश के परिदृश्य में जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 2024 का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है मोदी जी के लिए। और वो उसका महत्व तब पूरा होगा जब भाजपा के पास राज्यसभा में भी पावर होगा। तो राज्यसभा में पावर के लिए क्या चाहिए? हर स्टेट जीतना, और जीतने के लिए अच्छे कैंडिडेट चाहिए, और ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो अपनी सीट से आजू बाजू भी प्रभाव छोड़ सके। तो उसी योजना के तहत मेरा मानना है कि बीजेपी ने सांसदों को और मंत्रियों को चुनाव लड़ाया है। जैसे जबलपुर में हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे जबलपुर पश्चिम से राकेश ही सांसद हैं, लगातार 4 टर्म से शायद सांसद है, और हर बार उनका अंतर बढ़ रहा है। उनको भी मैदान में उतार दिया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जबलपुर में भी चाहते हैं कि एक सीट असर है जो बाकी की सीटों पर असर करे, तो क्यों ना उनको उतारा जाए चुनाव में। और उतरे भी हैं, तो वो कांग्रेस के शासन में जो वित्त मंत्री रहे और नंबर 2 थे कमलनाथ के खिलाफ, उनके खिलाफ उतरे हैं वो। तो स्वाभाविक है कि इसका फायदा बीजेपी लेना चाहती है। अच्छा, उस सीट पे क्या आपका व्यक्तिगत मानना क्या है कि जहाँ पे वो उतरे हैं? मैं जबलपुर में घूम रहा था, लोग सबसे हॉट सीट उसको मान रहे थे। तो उस सीट पर जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस के जो बीजेपी के सांसद उतरे हैं, और कांग्रेस प्रत्याशी के सामने जो वित्त मंत्री थे, वहाँ पे क्या उम्मीद लग रही है, कौन भारी लग रहा है आपको? देखिए, वहाँ वित्त मंत्री जो थे कांग्रेस के, तरुण भनोट, वो वहाँ के प्रभावशाली कैंडिडेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अंडर करंट अगर उनका है तो बीजेपी का भी अंडर करंट वहाँ है। वो हमेशा से बीजेपी की सीट रही है, पिछले 2 बार से तरुण भनोट वहाँ जीते हैं, और उसके काफ़ी पहले उनके चाचा जीता करते थे कांग्रेस से जीते। कांग्रेस से, हाँ 2 बार अभी जीते हैं, और इसके पहले 3 बार बल्कि भाजपा की सीट रही, उसके पहले भी भाजपा की सीट रही, और काफ़ी पहले उनके चाचा वहाँ से एक बार चुनाव जीते थे। और ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब वो कांग्रेस वहाँ पे बहुत बलशाली है, क्योंकि ये राकेश सिंह ने जो अपना चुनाव लोकसभा का सांसद का जीता था, वहाँ 82 या 84 हज़ार वोट से वो आगे थे। तो उधर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का अंडर करंट और कांग्रेस का जो तरुण भनोट है उनकी मेहनत का अंडर करंट, इसके बीच मुकाबला है। तो आने वाला समय बहुत टफ है वहाँ, टफ है। एक जबलपुर की जितनी विधानसभाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा सीट ये जबलपुर पश्चिम ही है। सबसे ज्यादा टफ सीट पर जबलपुर पश्चिम है। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा कि कैलाश विजयवर्गीय, उनका ये आया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उनने उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ कि मैं तो सोचता था कि हवाई हेलीकॉप्टर से जनसभाएं करूँगा और मुझे यहाँ फंसा दिया गया। तो ये हुआ कि उनके बेटे को चाहते थे अपने, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय उनका इतना बड़ा स्ट्रक्चर और विधानसभा में फंसा दिया। ऐसा कई हुआ कि केंद्रीय मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, उनको विधायक, उनके मन की पीड़ा जो है, आप सोचिए सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पे फंसा हो। ये अपन कयास लगा रहे हैं कि उनके मन की पीड़ा है। देखिए, चुनाव लड़ना हर नेता का एक मतलब एक तरह से उसके लिए एक चुनौती होती है, तो वो कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो हैं हमारे, वो बहुत अच्छे मित्र हैं, और वो बहुत ही बिंदास व्यक्तित्व वाले आदमी है। तो उन्होंने अपना कह दिया कि हाँ भाई, मेरी तो इच्छा थी कि मैं हेलीकॉप्टर से प्रचार करता फिर सभी जगह भाषणों को, कह दिया कहने में। लेकिन अब वो चुनाव पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं, और लेकिन वहाँ भी कैंडिडेट ऐसे ही कठिन कैंडिडेट संजय शुक्ला उनके सामने है कांग्रेस से। जैसे जबलपुर की पश्चिम सीट है, वैसे इंदौर की वो सीट है, तो उस सीट पे भी बहुत आनंद आने वाला है। यानी जो कांग्रेस की मजबूत सीटें थी वहाँ पे बीजेपी ने या तो अपने सेंट्रल मिनिस्टर उतार दिए या सांसद उतार दिए। रणनीति ये थी जो कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट है वहाँ पे भी जीत हासिल की जा सके। केवल जीत हासिल करने की रणनीति नहीं है बीजेपी की, उनका है कहना है कि उस सीट का प्रभाव आजू की 4, 5, 7, 8, 10 सीटों पे पड़े, तो जिससे कि उन सीटों में भी मतलब एक तरह से ऊर्जा है और गतिशीलता है, तो वहाँ पे भी बीजेपी को फायदा हो।
लेकिन ये जो फेस क्लियर नहीं किया जा रहा है कि शिवराज चीफ मिनिस्टर होंगे, कोई और चीफ मिनिस्टर होगा, ये कन्फ्यूजन फ़ायदा का पहुंचा रहा है बीजेपी को या नुकसान पहुंचा रहा है बीजेपी को? अब ये कहना मुश्किल है कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लेकिन ये बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी है और आजकल काफ़ी पार्टीज ऐसा कर रही हैं कि पहले से कोई फेस को डिक्लेयर नहीं करते हैं और बाद में फिर जो विधायक दल के नेता चुने ऐसा कह करके जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये उनका भीतरी मामला है। मनीष, ये जाति जनगणना का बिहार से जब से मुद्दा उठा है, जातियों की भी अपनी अपनी डिमांड उठने लगी हैं। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा पिछड़ी जाति का चेहरा थे, उनको इस तरह साइड लाइन करना जो चर्चा लगातार मीडिया में आ रही है, ये बीजेपी को कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि अगर वो घोषित करते यही मुख्यमंत्री होंगे तो ज़्यादा फायदा होता है या अभी फायदा है? मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा अंतर ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जहाँ तक ये पिछड़ी जाति वाला है तो जब जो मध्य प्रदेश है यहाँ जाति का धर्म का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क कुछ मतलब मैक्सिमम सीटों पे नहीं होता। थोड़ी बहुत सीटें जो नॉर्थ साइड की हैं वहाँ थोड़ा फ़र्क होता है, बाकी यहाँ तो सब राजनीति दो ही पार्टियों के बीच है और कांग्रेस और भाजपा, तो इसलिए आमने सामने मुकाबला है जो है। अच्छा, यहाँ पे बसपा का इस बार क्या खेल लेगा? उसने यही नाम है ना, गोंडवाना गणतंत्र गोंडवाना गणतंत्र, उससे अलायंस किया है। और मैं कल जहाँ मेयर सीट पे गया वहाँ पे नहीं, अमन पाटन में मैं जहाँ गया वहाँ बताया कि मायावती नहीं होती तो बीजेपी जीत नहीं पाती। 3,000 वोटों से वहाँ पे वो जीते। देखिए मैंने कहा ना, नॉर्थ जो है मध्य प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रभाव बसपा का है और थोड़ा आम आदमी पार्टी का भी है, पर वो कितना जीत में कन्वर्ट होगा हम कह नहीं सकते क्योंकि इस बार का मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहने वाला है। अच्छा, अगर वो जीत ना भले जीते आम आदमी पार्टी और बसपा, लेकिन वो किसको हराएंगे? मतलब किसको नुकसान ज़्यादा पहुँचाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? वो दोनों के लिए खतरा है क्योंकि एक बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है, एक कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि आपको दोनों से लड़ना है। थोड़ा स्पष्ट करिए बीजेपी। जैसे जो बसपा है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है हमेशा से, और जो आप है इसने भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था पिछले जो चुनाव महापौर वगैरह में, तो दोनों एक दूसरे के सामने परेशानी की सबब है वो तो। अच्छा, तो एक बीच में ये भी बात आ रही थी कांग्रेस अपनी लिस्ट इसलिए जारी नहीं कर रही कि वो मायावती से भी बात करना चाह रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। इस तरह की कोई चर्चा मध्य प्रदेश में? हाँ, ऐसा सुनने में आया था लेकिन कुछ हो नहीं पाया वैसा। मतलब कांग्रेस की सीट तो कल डिक्लेयर हो ही जाएंगी क्योंकि उन्होंने कह ही रखा था कि हम नवरात्रि के पहले दिन डिक्लेयर करेंगे बैठकी के दिन, तो पर उनका हो नहीं पाया। जनता दल से भी उनका चल रहा था कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा मतलब जमीन पे कुछ देखा नहीं है, बातें ही हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा है जो पूरे मध्य प्रदेश पे असर डाल रहा है, भाजपा के पक्ष में और भाजपा के खिलाफ? देखिए दोनों पार्टियां जो हैं वो भ्रष्टाचार से जूझ रही हैं और यही सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि कांग्रेस के 15-17 महीने के शासन को भारी भ्रष्ट बताने में बीजेपी पीछे नहीं हटी और अब कांग्रेस उनके शासन को भ्रष्ट बताने से पीछे नहीं हट रही, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। बाकी तो ऐसे कोई मुद्दे हैं नहीं, और भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने कर्नाटक में देखा ही था। हाँ, बीजेपी को परेशानी का सबब हो गई, पर यहाँ दोनों पार्टी के लिए भ्रष्टाचार परेशानी का मुद्दा है। लेकिन चूंकि 18 साल से केवल बीजेपी का शासन है, तो क्या लगता है कि ज़्यादा बड़ा नुकसान फिर इस मामले में भ्रष्टाचार का मुद्दा तूल पकड़ेगा तो बीजेपी को? अब ये तो कह नहीं सकते कि 18 साल पहले या तब कांग्रेस को हुआ था तो अब की बातें नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ। मतलब बहुत ये भ्रष्टाचार का मुद्दा किसको परेशान करेगा कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये अलग ही तरह का मध्य प्रदेश का चुनाव ही अलग है। हाँ। आप इसको ये मान के चलिए कि ये यूपी बिहार का चुनाव की तरह नहीं होता क्योंकि यहाँ ज़्यादा पार्टियां हैं नहीं ना, दो ही पार्टियों को लड़ना है और दो पार्टियों को जब आमने सामने लड़ना है और जो प्रत्याशी होता है उसके बहुत ज़्यादा कनेक्ट है लोगों से। ऐसे आप जो कि मध्य प्रदेश में घूम ही रहे हैं तो आपने देखा होगा कुछ प्रत्याशियों का इतना कनेक्ट है अपने मतदाताओं से कि वो उनको छोड़ के जाते ही नहीं है चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा आ जाए। तो ये चुनाव भी वैसा ही है, आप देखिएगा बड़े टिपिकल परिणाम आएंगे और अंडर करंट जिसका होगा वही जीतेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि दोनों के बीच में जितना पिछली बार फासला था उतना रहेगा, मतलब भाजपा कांग्रेस में, या बहुत नेक टू नेक रहेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, नुकसानदायक साबित हो रहे हैं? फिलहाल तो फायदेमंद ही दिख रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक अलग कद है, तो स्वाभाविक है कि उनको स्टार प्रचारक के रूप में यूज़ करके कुछ फ़ायदा और भी मिलेगा। ये जरूर कहा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में उनके जो प्रत्याशी हैं वो कमज़ोर हैं, लेकिन उनका बाकी प्रदेश में भी अच्छा पर कनेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। तो भाजपा को फ़ायदा मिल रहा है उससे। क्या लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कहा जा सकता है कि तुम भी चुनाव लड़ लो? मुझे तो उम्मीद कम लगती है क्योंकि वैसे कुछ भी हो सकता है। भाजपा की चौथी लिस्ट के बाद 5वीं लिस्ट अभी आने में ही है,
लेकिन मुझे उम्मीद कम लग रही है। कम रही। आपने भ्रष्टाचार की बात की, इस चुनाव में व्यापम का कहीं जिक्र है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा वो भ्रष्टाचार का भूल गए लोग उसको, लोग कुछ भूल नहीं। गए। परमानेंट कुछ नहीं होता, कुछ जनता नहीं के है, बीच। भूल। वो एक फिल्म आई थी ना, गजनी। हाँ हाँ, उस फिल्म को memory आप क्या हुआ चुनाव में यार? हमेशा यूज कर लें तो ये आपके आकलन के लिए सबसे अच्छा रहता है कि वो लोग भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पत्रकारों पर बड़ी मेहरबान होती है, बड़ी ऐसी खबरें आती हैं, हम उत्तर प्रदेश में बैठ कर सुनते हैं, दिल्ली में सुनते हैं। तो मीडिया का आप रोल, चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव दौर आ गया है, आप जैसे संस्थान बहुत कम बचे हैं जिनके, बाकी तो हम देख ही रहे हैं, सब गोदी मीडिया चला रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या हाल है मीडिया का? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो पत्रकारों पर मेहरबान किस तरह से है। लोग बताते हैं विज्ञापन बहुत, मकान बहुत, सुविधाएं बहुत। तो इसमें पत्रकारों पे कैसे मेहरबान हुई है? ये तो एक मीडिया संस्थान के ऊपर मेहरबानी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है, सचमुच में शिवराज जी की सरकार को जो संवेदनशील सरकार कहते हैं ना, वो किसी वर्ग को नहीं छोड़ा उनने। वो पत्रकारों को एक ऐसा इंश्योरेंस देती है जो कि मेरे को नहीं लगता किसी दूसरे प्रदेश में मिलता होगा। वो इंश्योरेंस का मैक्सिमम पैसा खुद देती है, हेल्थ इंश्योरेंस का। तो पत्रकारों को 4 लाख तक का इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए मिल जाता है, इवन अपने वृद्ध माता पिता के लिए मिल जाता है, जबकि वृद्ध लोगों का इंश्योरेंस कोई करता नहीं है, शिवराज जी ने करा रखा है। तो उनने पत्रकारों को लैपटॉप बांटे हैं जो बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी चीज़ें दी हैं, आप इसको किसी गलत डिमांड से नहीं तोला जा सकता। उन्होंने बहुत दिल से ये काम किया है। तो अच्छा, ये मैं ये नहीं कहता कि कमलनाथ जी नहीं करते ये काम। उनने इस बार उनकी भी घोषणा है कि वो पत्रकारों को बहुत दिल से देखेंगे और बहुत चीज़ें ऐसी, हेल्थ इंश्योरेंस की राशि बढ़ाएंगे, मतलब बहुत सारी घोषणाएं हैं। तो पत्रकारों को तो जब मतलब दूसरे प्रदेशों की तुलना में पत्रकारों के यहाँ स्थिति बेहतर है। मतलब जो मोदी जी कहते हैं रेवड़ी बांटना, वो पत्रकारों को यहाँ पे रेवड़ी शिवराज जी ने दे दी, लैपटॉप। नहीं, रेवड़ी के रूप में नहीं दिया उन्होंने बड़े प्यार से दिया है उसको। मैं रेवड़ी की तुलना में करके पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न नहीं, यहाँ तो सब शांति है। किसी पत्रकार पे कार्रवाई कभी आपने नहीं सुना होगा मध्य प्रदेश में किसी पत्रकार उत्तर प्रदेश ऐसा हाल यहाँ दुश्मनी निकालने का या जाति धर्म की राजनीति नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छा हमारा प्रदेश है, शांत प्रदेश है, और चाहे शिवराज जी आए चाहे कमलनाथ जी आए, पत्रकार खुश हैं। वाह वाह। तो ये थे मनीष जी, उन्होंने बहुत बेबाक बातें की मध्य प्रदेश की राजनीति को लेके। आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया बात कही कि यहाँ पत्रकार खुश हैं। देश में कम से कम एक राज्य ऐसा है जहाँ पे एक बड़े अखबार के विस्तारीय संपादक कह सकते हैं कि मीडिया के लोग खुश हैं, वरना तो खबर छापी और सरकार का डंडा हाजिर। हम मध्य प्रदेश में घूमते रहेंगे, आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।